रिया अपनी सास विमला, ससुर प्रमोद, पति धवल और जेठ अरुण के साथ रहती है। रिया की जेठानी बहुत सालों पहले ही इस दुनिया से जा चुकी होती है। रिया बहू, अरे ओ रिया बहू, अरे टपक गई क्या? चाय कहाँ है हम दोनों की? माफ कीजिए माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। और पापा जी, ये आपकी कम चीनी वाली चाय रख दो यहाँ पर। मैं अभी अखबार में पहले सुलझा रहा हूँ। हाय 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 हाय, इतनी बकवास चाय मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पी। इससे अच्छा तो मुझे जहर ही दे देती। माँ जी, मैं रोज तो आपको अच्छी चाय बनाकर देती हूँ ना, तो एक दिन चाय थोड़ी फीकी बन गई तो उसमें क्या हुआ? अगर मैं घर के कामों में इतना वक्त गवाने लग गई तो मेरी जॉब छूट जाएगी। चलिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतना कहकर रिया अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। नालायक कहीं की। धवल ने तो इस मॉडर्न चुड़ैल से शादी कर ली, लेकिन मैं अपने अरुण की दूसरी शादी एक सीधी सादी और गौ लड़की से करूंगी। लेकिन ऐसा क्यों विमला? क्योंकि आजकल की ये लड़कियां हद से ज्यादा होशियार और समझदार हो चुकी है। रिया बहू तो सिर्फ अपने काम में ही पड़ी होती है, घर गृहस्थी में जरा भी ध्यान नहीं दे सकती। हाँ, वो है समझदार और बाकी कामों में भी सही है, लेकिन एक बहू होकर काम पर जाए, ये मुझे कुछ सही नहीं लगता। विमला अब अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी के लिए गांव की लड़की ढूंढने लगती है और उसे नीलिमा नाम की एक लड़की मिलती है। नीलिमा स्वभाव से काफी सीधी और नेक होती है और उनको भी वो बहुत पसंद आती है और फिर उनकी शादी हो जाती है। ये लीजिए सासू माँ, ये आपके गोभी के पराठे। और देवर जी, आपकी ये गिरीन टी। देवरानी जी, आपके लिए भी बनाई है मैंने, बैठकर पीजिए ना। हाँ हाँ। अरे वाह नीलिमा बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तुमने। वाकई में। धन्यवाद पापा जी, धन्यवाद माँ जी। नीलिमा एक घरेलू लड़की होती है और घर के सारे कामों को अच्छी तरह से करके वो धीरे धीरे घर वालों के दिलों में जगह बनाने लगती है, जिसे देखकर रिया को काफी जलन होती है। अरे, ये कल की आई मेरी अनपढ़ और जाहिल जेठानी दिन ब दिन सबकी चहेती बनती जा रही है। नहीं, मुझे इसे सबकी नजरों में गिराना होगा, इसे बेवकूफ साबित करना होगा। लगता है कि वो मेरे पीछे ही है। आइडिया। ओफो, ये कागज तो किसी भी काम के नहीं। इन्हें तो मैं टिफिन के लिए रोटी पैक करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। रिया की सारी बातें पीछे खड़ी हुई नीलिमा सुन लेती है और बाद में जब नीलिमा सबके लिए कचौरियां बनाती है, तभी वो सबको उसी पेपर में पैक करके देती है। अब आएगा असली मजा, क्योंकि ये पेपर तो ससुर जी के काम के पेपर्स है। इस गवार को तो ये लगा कि ये पेपर तो सच में बेकार है। बेवकूफ कहीं की। फिर जब प्रमोद अपना टिफिन बॉक्स खोलता है, तब कचौरियों को उन पेपर्स में पैक देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। और शाम को घर आने पर, अरे गवारपन की भी हद होती है। तुमने तो मेरे सारे जरूरी कागजातों में कचौरियां बांध कर दे दी थी। अब मैं क्या करूंगा? अब ये कागज फिर से कौन देगा मुझे ठीक करके? बहू, तेरी वजह से तेरे ससुर जी को नुकसान झेलना पड़ा। अरे मुझे तो एक गौ बहू चाहिए थी, गवार नहीं। माफ कीजिए पापा जी, लेकिन मैंने। बस करो नीलिमा, अब सफाई मत दो। कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। वो कागज कितने कीमती थे, इसका कोई अंदाजा भी है क्या तुम्हें? और डांटो, और डांटो इस अनपढ़ चुड़ैल को। सभी लोग इसे सर्वगुण संपन्न कह रहे थे, अब बोल के दिखाओ। घर वाले नीलिमा की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा खफा हो जाते हैं। फिर एक दिन रिया देखती है कि उसके जेठ अरुण का फोन खराब हो चुका है। ओ गॉड, ये फोन कितना हैंग हो रहा है। इसे तो अब ठीक कराना ही होगा। अरुण भाई साहब, जरा फोन ठीक कराने से पहले
इसे नीलिमा भाभी को जरूर दिखाना। आइडिया। अब मुझे मेरी जेठानी को बेइज्जत करने का एक और मौका मिल गया। इसके चलते तो वो अपने पति के ही नजरों में गिर जाएगी। फिर रिया जानबूझकर नीलिमा के पास जाकर फोन पर बात करने लगती है। हाय रिया, कैसी है तू? मैड डफर, अभी आवाज आ रही है मुझे तेरी। लगता है फोन में ना कचरा भर गया है, इसलिए मेरा फोन बार बार हैंग हो रहा है। अब मुझे इसे अच्छे से धोना पड़ेगा। कॉल पे बात करने के बाद, अरे रिया, मुझे भी थोड़ी बहुत इंग्लिश सिखाओ ना। अभी आपने अपनी सहेली को अंग्रेजी में क्या जवाब दिया? यही सही मौका है। इस मौके पर तो मैं चौका मार लेती हूँ। अरे भाभी, मेरी सहेली मुझसे पूछ रही थी कि हाउ आर यू, मतलब तुम कैसी हो? तो मैंने कहा मैड डफर, और आप गेट लॉस भी बोल सकती हो। मैड नहीं नहीं, मैड डफर, डफर और गेट लॉस्ट। हाँ, मैड डफर और गेट लॉस्ट, इसका मतलब ये होता है कि मैं एकदम ठीक हूँ और आप कैसे हो? अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है रिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं भाभी, अरुण जी भी कह रहे थे कि उनका फोन भी बहुत हैंग हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, रिया ने अपनी सहेली से जो कहा था वही करती हूँ। इसे अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोती हूँ। फिर नीलिमा उस फोन को धो देती है और वो फोन धुलने के बाद पूरी तरह खराब हो जाता है। ये सब देखकर अरुण का खून खोल उठता है। अरे अनपढ़ गवार, तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है। अरे ये एक मोबाइल फोन है, इसे धोने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? ओह गॉड भाई, आपका ये फोन तो काफी महंगा भी था। मुझे माफ कर दीजिए अरुण जी। वो मुझे लगा कि रिया, अरे क्या भाभी आप भी, माना कि आप गांव की हो, लेकिन आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए थी ना कि एक फोन को धोया नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब जो गलती तूने की है उसकी सजा भी भुगतेगी तू। अगले एक हफ्ते तक तुझे सिर्फ एक ही वक्त का खाना मिलेगा, समझी तू? ठीक है सासू माँ। ये सब देखकर रिया बहुत खुश होती है। फिर एक दिन सास की सहेलियां घर पर आती है। अरे ओ नीलिमा बहू, जाओ जाकर सबके लिए कोकम शरबत लेकर आ। उसकी बोतल फ्रिज में ही पड़ी हुई है। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। तभी रिया बोतल की अदला बदली कर देती है और कोकम शरबत की बोतल में वो वाइन डाल देती है। अब आएगा असली मजा, क्योंकि मैंने कोकम शरबत की बोतल में इस नशीली वाइन को मिक्स कर दिया है। अब ये मेरी प्यारी दुलारी जाहिल जेठानी उस वाइन को ही कोकम शरबत समझेगी और उन्हें माँ जी की सहेलियों को देगी और वो पीकर वो टल्ली हो जाएगी। फिर नीलिमा सबको वह शरबत देती है। अरे विमला बहन, तुम्हारे घर का कोकम शरबत तो बड़ा ही अजीब है, लेकिन जैसा भी है रमा बहन, है बड़ा ही मजेदार। क्यों विमला बहन? एकदम सही कहा चारू बहन। अब सास और उसकी सहेली नशे में टल्ली होकर नाचने गाने लगती है। बादल बरसा बिजोली, सावन का पानी, चीसो चीसो मौसम था, दात जवानी। अरे ये सब आप लोग क्या कर रही हो? अरे नीलिमा बहू, तू भी आ और नाच हमारे साथ। इस पूरे तमाशे के कारण सास और उसकी सहेलियों की इज्जत ना सिर्फ घर में लेकिन गली मोहल्ले में भी खराब हो जाती है। फिर अगले दिन, नीलिमा बहू, कल जो कुछ भी हुआ उसकी दोषी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ना तुम हमें वो शरबत की जगह पर वाइन पिलाती और ना हम नशे में टल्ली होकर नाचते गाते और ना ही हमारा इतना तमाशा बनता। नीलिमा बहू, कोकम शरबत और वाइन में फर्क नहीं समझ पाई तुम। कितनी जाहिल और अनपढ़ हो तुम। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आपसे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
बस यही तो आता है तुम्हें नीलिमा, गलतियां करती जाओ और बाद में बेशर्म की तरह माफी मांगो। सभी नीलिमा की जाहिल हरकतों से परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन घर में पंडित जी को खाने पर बुलाया होता है और तभी दोनों बहुएं रसोई में सारे खाने की तैयारी करने लगती है। रिया, तुम रहने दो इसे, मैं पुड़िया तल देती हूँ, तब तक तुम जाकर पनीर मसाला बनाओ। ठीक है भाभी। लेकिन जब रिया फ्रिज खोलती है तब वहां पर दो बर्तन होते हैं और एक में चिकन को मैरिनेट किया होता है और दूसरे में पनीर को। ओ गॉड, अब इसमें से पनीर कौन सा है? शायद यही होगा। फिर रिया पनीर समझकर चिकन उठा लेती है और उसका चिकन मसाला बना देती है। लेकिन जब पंडित जी चिकन को देखते हैं तब वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। राम 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 राम। अरे विमला जी, आपकी बहू ने तो बहुत ही बड़ा अनर्थ कर दिया। एक ब्राह्मण के खाने में कोई मांसाहारी पदार्थ कैसे रख सकता है? लाज लज्जा है कि नहीं आपकी बहुओं को? माफ कीजिए पंडित जी, उनसे गलती हो गई। हम अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। जय राम जी की। लेकिन पंडित जी, रुक जाइए पंडित जी। ओ तेरी, लगता है ये मेरी ही करामती है। मैंने गलती से चिकन को पनीर समझ लिया। अरे ये क्या, ये सब्जी तो रिया ने बनाई थी। हे भगवान, अब क्या होगा? पंडित जी के रुककर जाने की वजह से विमला और प्रमोद बहुत गुस्सा हो जाते हैं। किसने किया है ये अनर्थ? बहू, किसने बनाया चिकन? वो मैंने बनाया चिकन सासू माँ, माफ कर दीजिए मुझे। जल्दी जल्दी में मैं चिकन को पनीर समझ बैठी और ये भूल हो गई। अरे बेशरम कलमुही, जाहिल अनपढ़ गवार, ऐसे कितनी गलतियां करेगी तू? बस बहुत हुआ नीलिमा, अब तुम्हें हम आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। आइंदा से अगर तुम्हारे कारण हमें एक भी नुकसान झेलना पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये बात तुम अच्छे से याद रखना। रिया ये जानकर हैरान थी कि नीलिमा ने उसकी गलती का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। नीलिमा भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? रिया, मुझे तो गलतियों पर सुनने की आदत हो गई है, और आप तो इतनी पढ़ी लिखी और समझदार हो, आपकी इज्जत पर कोई आँच ना आए, इसीलिए मैंने ये सब किया और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। क्या? आप कितनी अच्छी हो भाभी, और एक मैं हूँ जो आपको सबकी नजरों में गलत और पागल साबित करने पर तुली थी, और आपने आज मेरी इज्जत बचाई। आप तो बस पढ़ाई में कमजोर हो, लेकिन रिश्तों के मामलों में कितनी समझदार हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं रिया। फिर रिया नीलिमा को सबके सामने लेकर जाती है और सबको सच्चाई बताती है कि कैसे हर बार उसने किसी ना किसी तरह नीलिमा को गलत सीख दी और कैसे नीलिमा की गलतियों के पीछे उसका ही हाथ है। ये सब जानकर सब हैरान रह जाते हैं। मुझे माफ कर दो भाभी, और आप सब भी। मैंने भाभी के साथ बहुत गलत किया है। अरे मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन नीलिमा भाभी ये तो अनपढ़ होकर भी मुझसे ज्यादा समझदार है। बस रिया, अब जो हुआ सो हुआ। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ है ना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? रिया बहू, तुमने इस बेचारी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन जब इसने तुम्हें खुशी खुशी माफ कर ही दिया है तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं। लेकिन खबरदार जो मेरी बड़ी बहू को फिर से परेशान किया तो। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अंत में एक दूसरे के गले लगती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। आशी अपने पति मायांक और सास सुरेखा के साथ रहती है। एक दिन जब सुरेखा अपने मायके गई होती है, तभी आशी मौके का फायदा उठाकर घर में अपने दोस्तों को बुला लेती है और उनके साथ मजे से नाच गाना और पार्टी शार्टी करती है। आई एम अ डिस्को डांसर, टिंग टिंग टिंग, जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। आशी, मुझे तो लगा था
कि शादी के बाद तुम हमारे लिए टाइम ही नहीं निकालोगी, लेकिन ससुराल में आने के बाद भी तुमने हमें पार्टी के लिए इनवाइट किया। दैट्स सो नाइस। पार्टी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। लेट्स पार्टी। आशिक के वैसे तो कई सारे दोस्त होते हैं, लेकिन उसका एक काले रंग का दोस्त भी होता है, कार्तिक, जो उसका क्लोज फ्रेंड होता है। पार्टी चल ही रही होती है कि उतने में मायंक आ जाता है और पार्टी में लड़कों को देख गुस्सा हो जाता है। सबके जाने के बाद, आशी, ये सब क्या था? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? या तुम भूल चुकी हो कि तुम अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में रहती हो? अरे मायांक, माँ जी अपनी माँ और भाभी से मिलने गई है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को घर पे ही पार्टी के लिए बुलाया। माँ का मायका पास में ही है, वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती थी। वो तो शुक्र है कि मैं था। अगर मेरी जगह माँ आ जाती तो तब तुम क्या करती? बताओ। मायांक, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर नहीं हो तो क्या करूँ आशी? तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में लड़के क्यों है? और तुम उस काले लड़के के साथ इतना गुलू गुलू क्यों कर रही थी? ओ कम ऑन मायांक, वो कोई काला लड़का नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है कार्तिक। और तुम कब से इतने दकियानुसी सोच वाले बन गए जो लड़का लड़की और रंग में डिफरेंस करने लगे? मुझे कुछ नहीं पता आशी। आइंदा से अगर तुम्हें किसी फ्रेंड को घर पर बुलाना हो तो मुझे पहले इन्फॉर्म करना। और हाँ, अपने सारे मेल फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट तोड़ दो। यू गॉट इट? लेकिन मायांक मेरी बात तो सुनो। इतना कहकर मायांक वहां से चला जाता है। फिर कुछ महीनों बाद आशी गर्भवती हो जाती है। तभी उसकी खड़ूस सास और पति उसकी देखरेख करने लगते हैं। ये लो आशी, तुम्हारे लिए फेवरेट चॉकलेट, और ये तुम्हारी फेवरेट बुक तुमने मंगाई थी ना पढ़ने के लिए। थैंक यू मायांक। बहू, ये देख, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है और साथ ही गाजर का हलवा भी बनाया है। वाओ माँ जी, ठंड के मौसम में गर्मा गर्म देसी घी में बना गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू सो मच माँ जी। प्रेगनेंसी के दौरान आशी अपने बेस्ट फ्रेंड कार्तिक से काफी बातें करती है। एक दिन मायांक उन दोनों को वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लेता है। आशी, फिर तुम उस कालू कालिया से बात कर रही थी? अरे इतने कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं उस लंगूर में जो वह तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? मायांक, फॉर गॉड सेक यार, कार्तिक को इस तरह गलत वे में कुछ भी मत बोलो। वो मेरा दोस्त है। अरे काय का दोस्त? एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुझे कुछ नहीं पता। तुम उस बंदर से वीडियो कॉल से अब फोन पर बात नहीं करोगी, समझी तुम? इस तरह मायांक और आशी के बीच में यूं ही बहस जारी रहती है। 9 महीनों बाद फाइनली आशी एक बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर हॉस्पिटल रूम के बाहर आकर मायांक और सुरेखा को ये खुश खबर देते हैं। मुबारक हो, लड़का हुआ है। क्या? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि लड़का ही हुआ। माँ, मुझे बेटा हुआ है। माँ, बेटा हुआ है। हाँ मुन्ना, चल हमारे खानदान के चिराग का चेहरा तो देखते हैं। लेकिन जब सुरेखा और माया दोनों बच्चे का चेहरा देखते हैं तब वो एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे का रंग तो काला होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे ये बच्चा तो काला है। हाय राम, इतना काला बच्चा? बहू, ये तूने हमें क्या दे दिया? एक बेटा तो दे दिया, लेकिन वो भी इतना काला कलूटा। मायांक और सुरेखा दोनों गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और बेचारी आशी अकेली ही बच्चे को घर लेकर आती है। घर में मेहमान आया है, उसके बावजूद भी आप दोनों नाखुश हो। माँ जी, आपके हाथ तो तरस गए थे ना बच्चे को अपने हाथ में उठाकर उसके साथ खेलने के लिए। और मायांक, तुम्हें तो लड़का ही चाहिए था ना? लेकिन ऐसा नहीं। अरे इतने काले बच्चे को मैं अपने हाथ में लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। छी 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 छी,
हमारे खानदान में तो आज तक इतना काला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, और ना ही तुम्हारे खानदान में दादा परदादा लोग तक कोई काला है। आशी, तुम गोरी हो, मैं भी गोरा हूँ, हमारी फैमिलीज में कोई भी काला नहीं है। उसके बाद भी ये बच्चा काला कैसे पैदा हुआ? ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, ये किसी और का बच्चा है। ये तुम क्या अनप शनप बोले जा रहे हो मायांक? सही तो कह रहा है मुन्ना। मुझे तो लग रहा है कि ये बच्चा जरूर उस काले कार्तिक और तुम्हारा है, इसीलिए ये उस पर गया है। वैसे भी तुम दोनों तो दिन रात बातें किया करते थे, तुम्हारा उसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा था। छी, बस मायांक, कब से तुम बकवास पे बकवास किए जा रहे हो? तुमने ना सिर्फ मेरे बेटे के रंग पर सवाल उठाया है, लेकिन मेरे एक औरत के चरित्र पे भी सवाल उठाया है। अगर इतना ही है तो डीएनए टेस्ट करवा लेना मुन्ना, तब पता चल जाएगा कि ये बदसूरत काला बच्चा तेरा है या किसी और का गंदा खून है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो आशी, डीएनए टेस्ट करके सब साबित हो जाएगा। नहीं, मैं कोई डीएनए टेस्ट नहीं करूंगी। तू तो सच्ची है ना, तो घबरा क्यों रही है बहू? मैं घबरा नहीं रही। अगर मैं खुद से कह रही हूँ और डॉक्टर ने भी यही बताया है और सब आपके सामने ही हुआ है, फिर भी आप दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं, तो मैं कोई भी सफाई या प्रूफ नहीं दूंगी। क्यों दोगी तुम? प्रूफ में पता तो चल ही जाएगा ना कि ये बच्चा उस काले लंगूर की नाजायज औलाद है। तभी आशी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो मायांक को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। बस, बहुत हुआ तुम्हारा। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो, मेरे बच्चे की इज्जत ना हो और मुझ पर किसी को रत्ती भर भी भरोसा ना हो, उस घर में मैं नहीं रहूंगी। जा रही हूं मैं, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हाँ, चलो निकलो निकलो, जल्दी दफा हो जाओ मेरे घर से। आशी अपना सामान बांधकर बच्चे के साथ मायके चली जाती है और वहीं रहने लगती है। जब आशी की माँ को सब पता चलता है तब उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने नाती को उसके काले रंग के साथ भी प्यार करती है और उसकी खूब देखरेख करती है। आशी बिटिया, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू केवल 3 महीने की थी जब तेरे बाबूजी उस ट्रेन एक्सीडेंट में हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद तो मैंने अकेले ने ही तुझे संभाला। एक माँ के साथ साथ पिता भी बनी और तू भी बनेगी। हाँ माँ, मैं मेरे बच्चे की माँ और उसके पिता दोनों बनूंगी और उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी और सारी अच्छी बातें सिखाऊंगी, ताकि वो अपने हैवान पिता की तरह गलत सोच वाला ना बने। हाँ बिटिया। आशी अब अपने बच्चे को अच्छे से संभालती है। वही बेचैन मायांक एक दिन डॉक्टर के पास जाकर सारे रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि सच में वो काला बच्चा उसी का है। ये क्या? ये सारी रिपोर्ट्स और ये प्रूफ तो यही कह रहा है कि वो काला बच्चा मेरा ही है। इसका मतलब मैंने जिस बच्चे का इतना तिरस्कार किया वो मेरा ही खून था, मेरा बच्चा। कभी कभी माँ बाप या खानदान वाले गोरे भी हो तो भी बच्चा काला या सांवला रंग का पैदा हो सकता है, और ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण ही होता है। इसमें किसी को दोष देकर फायदा नहीं। मायांक को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बच्चे से मिलने के लिए आशी के मायके चला जाता है। तभी आशी उसे घर की दहलीज लांघने ही नहीं देती। रुक जाओ वहीं पर मिस्टर मायांक सिन्हा, मैं तुम्हें अपने बच्चे से मिलने नहीं दूंगी। आशी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई आशी। मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पर और हमारे बच्चे के रंग पर सवाल किया। वो किसी और का है ये कहा, लेकिन अब मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन मिल चुका है आशी कि वो खून मेरा ही है। और ये कंफर्मेशन मिलने के बाद तुम यहाँ बच्चे से मिलने चले आए? छी मायांक, कितने घटिया इंसान हो तुम। जिस आदमी को औरत की इज्जत करना और दूसरे के रंग रूप की इज्जत करना नहीं आता,
उससे मुझे कोई वास्ता नहीं रखना। दामाद जी, अब आपको मेरी बेटी सीधे कोर्ट में मिलेगी। तलाक के लिए तैयार रहिए। इतना कहकर आशी मायांक के मुंह पर दरवाजा बंद करती है और कुछ महीनों बाद ही उन दोनों का तलाक भी हो जाता है और आशी अपने बेटे को अकेली ही संभालती है।